ठीक है। अभी तक हमारा इसमें 3 सेशन हो चुका है और 3 सेशन में लगभग हमने करीब 110 क्वेश्चन इसमें हमारा कंप्लीट हो गया। आज 111 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितना हमारा आज की क्लास में कवर होता है। तो सबसे पहले आपके नंबर आता है 111 क्वेश्चन। ये आपसे ये पूछ रहा, जो टीचिंग होता है, टीचिंग के कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है, टीचिंग के कुछ स्टेप होते हैं। ये पूछ रहा जो फाइनल स्टेप होता है, हम फाइनल स्टेप को किस नाम से जानते हैं? क्या फाइनल स्टेप हमारा टेस्टिंग होता है, आस्क क्वेश्चन होता है, समरी होता है, या फिर प्रेजेंटेशन होता है? तो टीचिंग का सबसे लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होता है? क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ सर, कोई बताएगा इसका क्या होगा? समरी। आस्क क्वेश्चन। नहीं, हम जब टीचिंग करते हैं तो हमारे 4 स्टेप होते हैं। जैसे आप लेसन प्लान वगैरह देते हो तो उसके 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे फाइनल स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं ना लास्ट में। तो सबसे लास्ट स्टेप कई बार मैं रिपीट कर चुका है इसमें। तो हमारे टीचिंग, हाँ, हमारे टीचिंग कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी म्यूट रहेंगे सारे, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब बोलना। पहला होता है हमारा प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, और चौथा होता है टेस्ट या फिर जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं, सबसे लास्ट में आपका सबसे आखिरी जो स्टेप होता है क्या होता है? तो सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होता है आपका? टेस्ट एंड इवोल्यूशन। क्या होता है? टेस्ट और इवोल्यूशन। प्रेजेंटेशन आप सबसे स्टार्टिंग करते हैं, सॉरी, प्रिपरेशन सबसे हमारा स्टार्टिंग होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारा एप्लीकेशन, और सबसे लास्ट होता है हमारा टेस्ट या फिर इवोल्यूशन। क्लियर है इसका? इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा फिर? इसका ये हो जाएगा टेस्टिंग। क्या हो जाएगा इसका? टेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको और क्लियर कर देता हूँ, जिससे और आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आप कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, और टेस्ट में क्या होता है। तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमें क्या करना है, ठीक है। तो 2 चीज आता है इसमें, व्हाट और व्हाई। किसमें आता है? हमारा प्रिपरेशन में आता है। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन में हमारा एक चीज आता है, हाउ, यानी जो चीज हम वहां पे शो करने वाले हैं, टेल करने वाले, बच्चों को बताने वाले हैं और शो करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज हम कैसे करेंगे, हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। यानी जब आपका हाउ आएगा, इसका मतलब आपका क्या, ये प्रेजेंटेशन है। जब आपका आएगा व्हाट और व्हाई, तो आपका प्रिपरेशन है। जब आप बच्चों से प्रैक्टिस कराओगे, बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछ के प्रैक्टिस कराओगे, और प्रैक्टिस कराने में क्या करोगे आप? उन्हें गाइड भी करोगे, और साथ ही साथ उन्हें जो अगर बच्चे गलत बताएंगे, आपके ट्रेनर आपको गलत बताते हैं, तो उस चीज को करेक्ट करके आप उनको बताओगे, आप उन्हें गाइड भी करोगे, ठीक है। अगर बच्चे आपके ट्रेनर आपको गलत बता रहे हैं तो उनको करेक्ट चीज करा के आप उनको बार बार क्या करोगे? प्रैक्टिस कराओगे। और सबसे जो लास्ट स्टेप होता है आपका टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हो आप उनके एक तरह से लेवल की जांच करते हो। क्या करते हो? लेवल की जांच करते हो। क्लियर है? तो सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है? टेस्ट में। इसमें कुछ प्रिंसिपल भी यूज होता है, मैं आपको प्रिंसिपल भी क्लियर कर देता हूँ। प्रिपरेशन में कौन कौन सा यूज करते हैं हम प्रिंसिपल, कौन कौन से नियम हम यूज करते हैं? तो हम एक पहला करते हैं, कौन सा? एक हमारा होता है रेडिनेंस का नियम, जिससे बोलते हैं तैयारी या फिर तत्परता का नियम। तो हम किस में यूज करते हैं? प्रिपरेशन में यूज करते हैं। साथ ही साथ एक नियम और होता है पर्पज, यानी कि उद्देश्य का नियम। हम भी ऐसे यूज कहाँ पे करते हैं? इसे हम यूज करते हैं प्रिपरेशन में। कहाँ पे यूज करते हैं? प्रिपरेशन में यूज करते हैं इसका। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में भी अब मैंने आपको बताया, हम इसमें क्या करते हैं? हाँ, बच्चों को क्या करते हैं? टेल करते हैं, सॉरी, बच्चों को क्या करते हैं? यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो, दूसरे वाले में क्या था? हम बच्चे के सामने क्या कर रहे थे? प्रेजेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे उसके सामने हमें क्या करना है, हम उसको बता भी रहे थे और शो कर रहे थे। यानी क्या कर रहे थे उसके सामने? हाउ, यानी जो चीज हम उसे पढ़ा रहे हैं हम कैसे प्रेजेंट करना, किस में करते हैं? प्रेजेंटेशन में करते हैं। तो इसलिए हम इसमें कौन सा नियम यूज करते हैं? हम इसमें करते हैं आपका एसोसिएशन का नियम, यानी कि इसे हम बोलते हैं जोड़ने के नियम के भी नाम से जानते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसे? सहचारी का नियम भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं? एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद बच्चों को समझाते हैं, जिससे क्या होता है? उनका रिटेंशन पावर एक लंबे टाइम तक बना रहता है। और साथ ही साथ कौन सा नियम यूज करते हैं? हम उसमें करते हैं इम्पैक्ट का नियम करते हैं। कौन सा करते हैं? इम्पैक्ट का नियम करते हैं इसमें, प्रेजेंटेशन में। तीसरा है हमारा एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है? हम चीजों को यहाँ पे क्या कराते हैं? प्रैक्टिस कराते हैं। क्या कराते हैं?
प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, हम उस चीजों को बार बार रिपीट कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा नियम यूज करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नियम यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का नियम क्या कहता है कि आप जो चीज आपको बताया जा रहा है, अगर आप उसका बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार उसका एक्सरसाइज करोगे, तो उसका जो रिटेंशन होगा, आपके माइंड को वो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन एक लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो हम एप्लीकेशन में कौन सा नियम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी का नियम या फिर एक्सरसाइज के नियम। और सबसे लास्ट आपका कौन सा है, टेस्ट एंड इवोल्यूशन। ये हमारा टीचिंग का सबसे आखिरी स्टेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का लेवल की जांच करते हैं, और जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो टेस्ट में कौन सा यूज करते हैं, सेटिस्फेक्शन या फिर इफेक्ट का नियम यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है और क्या लेवल नहीं है उसका। क्लियर है। तो हमारा आखिरी स्टेप क्या है, टेस्टिंग है। क्या है, टेस्टिंग है। इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? क्लियर सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, कौन एंटरप्रेन्योर होता है, तो कैसे होते हैं, कैसे रिस्क टेकर होते हैं, हाई रिस्क टेकर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, या फिर स्मॉल रिस्क टेकर होते हैं, कैसे रिस्क उठाते हैं वो, या फिर रिस्क उठाते ही नहीं है, कैसा होते हैं वो एंटरप्रेन्योर? हाई रिस्क टेकर, मॉडरेट रिस्क टेकर, मॉडरेट। कोई और क्या होगा इसका? हाई रिस्क टेकर होना चाहिए। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, ये हमारा क्या होता है, मॉडरेट रिस्क टेकर होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं अंधाधुंध अपना ये रिस्क नहीं लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या था, जैसे हम ही हैं, अभी हम घर पे हैं, कुछ हमें क्या है, अभी कुछ किताबें पढ़नी, तो हमारी किताबें कहाँ पे है, ये किताबें हमारे वहाँ पे हॉस्टल में वगैरह में है। तो हम अगर चाहेंगे किताबें पढ़ना अभी, तो किताबें हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हमें मिल नहीं पाएगी। तो इन सबको फोकस करते हुए अमेजोन के जो फाउंडर, उन्होंने क्या किया कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन किताबों को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, ऑनलाइन किताबों को बेचना शुरू कर दिया। अब लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो क्या होगा कि लोगों की डिमांड बढ़ती गई। इन्होंने क्या किया, एक तरह से मार्केट रिसर्च किया उन्होंने, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो उनकी माइंड में एक आइडिया आया, उस आइडिया को क्या किया उन्होंने, अपने बिजनेस में लगा दिया, जिससे लोगों को किताब भी मिल गई, उनका पढ़ने का शौक भी दूर हो गया, और उन्हें एक तरह से प्रॉफिट भी हुआ। और आज के टाइम पे उस कंपनी को किस नाम से जानते हैं, तो अमेजोन के नाम से जानते हैं। तो क्या एक तरह से वो एंटरप्रेन्योर है। अभी हम क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह बुक करते हैं, ओला कैब वगैरह यूज करते हैं, तो क्या हमें एक तरह से सिक्योरिटी मिलता है। तो उसके फाउंडर के बारे में बात करें, तो उसने एक तरह से रिसर्च किया कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है बच्चों को, ये सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसने क्या किया, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया ओला कैब के नाम से, और उसने उसमें गाड़ी वगैरह में लगा दिया उसने। अब उसे कुछ नहीं करना है, गाड़ी आपकी रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा। और उसने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल कर दिया। तो उसने क्या है, वो ये एक आपका एंटरप्रेन्योर है। ऐसे आपके बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं जो एंटरप्रेन्योर है। ये क्या करते हैं, अपने आइडिया को अपने बिजनेस में लगाते हैं, और उस आइडिया की वजह से क्या होता है, जो उसके जो मेंबर है, जो लोग है, उनका जो जिंदगी होता है बहुत आसान हो जाता है। तो ये होता है हमारे एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे नहीं रिस्क लेते हैं, ये एक तरह से मॉडरेट लेते हैं, यानी कि एक संयम जोखिम लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा नुकसान भी ना हो, और जो लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर भी कर सके। इसमें किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर। 113 नंबर में क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सा चीज है जो आपके तनाव को प्रभावित नहीं करता, जो आपके स्ट्रेस है उसको इफेक्ट नहीं करता, उसको बढ़ाता ही नहीं है। तो क्या चीज होगा इसका, जो आपके प्रभाव, आपके इफेक्ट को, आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा नहीं, प्रभाव नहीं डालेगा उस पर? तो क्या चीज होगा इसका? क्या बूस्ट मेमोरी, क्या बूस्ट मेमोरी होगा, क्या आपका हाइपरटेंशन होगा, क्या आप चिड़चिड़ापन हो जाओगे, या फिर आपके जो हेयर लॉस हो जाएंगे, या फिर आपका गंजापन आप स्टार्ट हो जाओगे। तो क्या चीज है जो आपके स्ट्रेस के ऊपर प्रभाव नहीं डालता? तो क्या आपका बूस्ट मेमोरी। आपका याददाश्त अगर बढ़ रहा है तो क्या आपको स्ट्रेस बढ़ाएगा? ये नहीं। चिड़चिड़ा, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखेंगे तो आपका चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा, और बाल वगैरह भी, गंजापन भी कहीं ना कहीं हमारे ये स्ट्रेस पर भी, स्ट्रेस की वजह से हमारा गंजापन वगैरह होता जाता है। ठीक है, तो जो हमारा बूस्ट मेमोरी है, ये इसका इफेक्ट नहीं होगा आपके स्ट्रेस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा आपसे कि पाठ योजना में, यानी कि लेसन प्लान
की विधियों में से एक है शिक्षक की अनुपयोगी। यानी जो हमारे टीचिंग मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, टीचिंग मटेरियल है। तो उसने आपसे एक बता दिया कि एक तो आपका लेसन प्लान हो गया, इसी तरह आपका दूसरा कौन सा है जो यूजफुल है, जो हम टीचिंग मटेरियल में यूज करते हैं, तो कौन सा है टीचिंग मटेरियल इसके अलावा, लेसन प्लान के अलावा जो इसमें है आपका, एक क्या डेमो प्लान है आपका, आपके क्वेश्चन मेथड है, मोटिवेशन है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव प्लान है। तो क्या चीज है जो टीचिंग मटेरियल है आपका, एक लेसन प्लान हो गया, दूसरा कौन सा होगा इसमें से, क्या होगा डेमो इसका, प्लान। क्या होगा इसका, कोई और। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे दो WIM को क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने बनाया, किसके अकॉर्डिंग बनाया, और वो ट्रेनिंग्स के लिए बनाया। तो एक बनाया उसने टीचिंग मटेरियल और दूसरा बनाया उसने लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल किस लिए बनाया, अपने पर्सनल यूज के लिए, और लर्निंग मटेरियल किसके लिए बनाया, वो आपके ट्रेनिंग्स के यूज के लिए बनाया। तो टीचिंग मटेरियल आपके कौन कौन से आते हैं, लेसन प्लान आ गया आपका, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान हो गया आपका, और आपके शेड्यूल हो गया, शेड्यूल एनालिसिस हो गया। तो इस तरह से जो आते हैं आपके, किसमें आते हैं आपके, यहाँ आते हैं आपके टीचिंग मटेरियल में। और आपके लर्निंग मटेरियल में कौन कौन से आते हैं आपके, असाइनमेंट सीट हो गया, ऑपरेशन सीट हो गया, जॉब सीट हो गया, और आपके ये इंफॉर्मेशन सीट हो गई, आपके किसमें आते हैं, लर्निंग मटेरियल में। तो आपका यहाँ पे देखो लेसन प्लान है, और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को हम किस नाम से जानते हैं, डेमो प्लान भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम डेमो प्लान बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डेमो प्लान बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा हूँ कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, कोई बताएगा कितने होते हैं। 1024। 1024 सही है। 1024 और इसके अलावा और कोई बताएगा क्या होगा इसका। चलो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है इस वाले में कि 1 टेराबाइट में, इसमें नहीं, 1 मिनट, ये दूसरा पिक्चर आ गया, हाँ यहाँ से हो जाएगा आपको क्लियर। 1 बाइट बराबर कितना होता है आपका, 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट हो जाता है, और 1 किलोबाइट बराबर, 1 KB बराबर हमारा क्या होता है, 1000 बाइट होता है। पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि 1 टेराबाइट बराबर कितना गीगाबाइट होता है। तो यहाँ पे मेंशन आपको सेकंड लास्ट देखो आप कि 1 TB बराबर कितना होता है आपका, 1024 GB होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 टेराबाइट बराबर कितना गीगाबाइट होता है, तो कितना होता है आपका 1024। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 बाइट बराबर कितने बिट होगा, तो 8 बिट होगा। 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट होगा, 1024 होगा। ऐसे 1 MB बराबर कितने KB होगा, तो आपका होगा 1024। तो ऐसे आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, 1 TB बराबर होता है हमारा 1024 GB। क्लियर है। यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1024। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में से ये पूछ रहा कि इसमें से कौन सा है जो एक ब्राउजर नहीं है आपका, निम्नलिखित में से कौन है जो एक ब्राउजर नहीं है। तो क्या चीज होगा जो एक ब्राउजर नहीं है आपका, क्या आपका गूगल है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, सफारी है, क्या चीज है जो आपका एक ब्राउजर नहीं है, क्या है इसका। गूगल होगा सर, सर्च इंजन है गूगल। फायरफॉक्स। गूगल, क्या होगा इसका, गूगल सर। हाँ तो इसका हो जाएगा आपका गूगल। हाँ गूगल हो जाएगा। गूगल आपका एक सर्च इंजन जिसमें हम सर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे के आपसे हैं ये सारे आपके ब्राउजर है, क्या है ब्राउजर, पर गूगल हमारे क्या है सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे क्या पूछ रहा कि वर्गीकरण प्रकार में, यानी कि जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हो, क्या करते हो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर एंड, यानी सबसे ये पूछ रहा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है जो आप साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए करते हो। एक तो अब तक टीचर हो गया, दूसरा क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप डेवलप करते हो, तो क्या है वो, टीचर के अलावा दूसरा पर्सन कौन होता है जो आपके साइकोलॉजी को या फिर आपके जो आप सिलेबस एनालिसिस करते हैं उसको डेवलप करता है, तो कौन है वो, क्या चीज होगा इसका, क्या होगा इसका। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। इसमें आप इसके जाओगे कि साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में ज्यादातर आप किताबों में क्या पढ़ते हो, साइंटिस्ट वगैरह पढ़ते हो।
तो आप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप जब सिलेबस का वो एनालिसिस डिजाइन करते हो या चाहे आप साइकोलॉजी कुछ एक चीज को डेवलप करते हो, क्या करते हो, एक चीज को डेवलप करते हो, तो टीचर के साथ दूसरा पर्सन कौन होता है जो डेवलप में आपकी सहायता करता है, तो होता है आपका टेक्स्ट एक्सपर्ट। जिस चीज में आप मानो किसी फील्ड का आप क्या कर रहे हो, एक तरह से डेवलप कर रहे हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो आपका एक्सपर्ट होगा वो आपकी हेल्प करेगा उस चीज को डेवलप करने के लिए। सपोज करो अभी क्या हम एनएसटीआई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस हर साल चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं, हमारे सिलेबस हर साल चेंज होते रहते हैं। हमारे सिलेबस चेंज होने का मतलब ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हर साल नया आ रहा है। क्या हो रहा, मार्केट में पहले क्या था, सोलर की उतनी डिमांड नहीं थी, पर आज के टाइम में सोलर की डिमांड है। तो आपसे ये पता, आपका तो एक टीचर हो जाएगा जो सिलेबस है उस टाइम पर डिजाइन करेगा चाहे डेवलप करेगा। और दूसरा जो सोलर के क्या हो रहा है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा, तो जो सोलर से ज्यादा एक्सपर्ट होंगे उस कंपनी के बंदा हो सकता है एक्सपर्ट हो, चाहे उस फील्ड का बंदा एक्सपर्ट हो सकता है, तो उसको बुला के बारे में उससे पूछेंगे कि ये आने वाले टाइम में कैसा फोकस करेगा, क्या इसका किस रहेगा। तो जब भी हम सिलेबस का डिजाइन करेंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे तो उसके एक्सपर्ट से उससे ड्रा जानेंगे कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो टीचर के अलावा कौन पर्सन होता है, आपका टैक्स एक्सपर्ट होता है। क्लियर है यहां तक इस वाले क्वेश्चन में? क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक ट्रेनेज है, क्या है, ट्रेनेज के लिए आप क्या करते हो, आप उसके अंदर किसी विषय के अंदर आप चाहते हो कि उसका इंटरेस्ट बना रहे, क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो सके, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे? बिल्कुल, तो पहले ये होता है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का जो हमारा साइकोलॉजिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में पहला प्रिंसिपल आपका यही कहता है कि सबसे पहले आपको बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। अगर बच्चे एक बार मोटिवेट हो गए तो इंटरेस्ट उनके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप जो भी पढ़ाओगे आपके बातों को अच्छे से समझेंगे और आपको पूरा जवाब देंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो रिटेंशन पावर है, चीजों को अगर याद करेंगे तो उसका प्रभाव उनके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहेगा और जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सा है जो चाक बोर्ड लिखने, इसमें से कौन सा ऐसा बोर्ड है, कौन सा चाक बोर्ड लिखने के लिए मार्कर पेन का यूज करता है। तो कौन सा चाक बोर्ड है जो आपके मार्कर पेन का आप उस पर यूज कर सकते हो, तो क्या होगा उसका? व्हाइट बोर्ड। क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा इसका? क्या आप वहां पे ब्लैक ग्लास चाक बोर्ड यूज करोगे? क्या वहां पे आप लॉबी स्टैंड बोर्ड यूज करोगे? क्या वहां पे आप व्हाइट एंड वाइप ऑफ व्हाइट बोर्ड यूज करोगे? या फिर लास्ट में आपका है प्रेसिंग ऑफ और, हाँ, हेलो, व्हाइट बोर्ड। कौन सा यूज करोगे आप इसका? तो यहाँ पे देखो, तीसरा नंबर एक बार ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या कह रहा है आपका। तीसरा ऑप्शन आपसे ये कह रहा है इसमें कि आप जो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो आप उसको क्या कर सकते हो, वाइप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वाइप कर सकते हो, यानी पोंछ सकते हो। तो ऐसा व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, ऐसा व्हाइट बोर्ड होना चाहिए जो पोंछने वाला व्हाइट बोर्ड है, आप उसको पोंछ सकते हो। क्योंकि आप उसका किस पे यूज कर रहे हो, आप वहां पे मार्कर यूज कर रहे हो। तो मार्कर यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर एक परमानेंट लिख रहे हो, आप उसको एक बार मिटाओगे, साफ करोगे, तो आप जो भी बोर्ड आप यूज करोगे वहां पे कैसा होना चाहिए कि आप उसको साफ कर सको, क्या कर सको, आप उसको वाइप कर सको, यानी कि लिख कर पोंछने वाला बोर्ड होना चाहिए। आपने एक बार अगर लिख दिया तो आप उसको वाइप कर सको, उसको साफ कर सको। तो इसके लिए आप ऐसा चाक बोर्ड यूज करोगे जहां पे आप मार्कर लिख सको। इसके लिए हम कौन सा बोर्ड यूज करेंगे कि हम उसको वाइप कर सके लिखने के बाद। क्लियर है इसका भीम सर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि क्लास का मैनेजमेंट, किसका कह रहा है, क्लास का मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, इसमें से कौन सा नियम छात्रों की अपेक्षाओं का हरण करेगा। कि आप चाहते हो कि क्लास का बिल्कुल एक तरह से मैनेजमेंट बिल्कुल बेस्ट रहे, तो आप कौन सा तरीका आप यूज करोगे इसके लिए, क्या करोगे उसके लिए आप? क्या आप जो भी चीज कहोगे बिल्कुल क्लियर कहोगे, स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, या फिर उसको उचित करोगे, या लागू करने योग्य रहेगा, या फिर सामान्य रहेगा? यानी क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशन करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो आप जो भी चीज कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, आप जो भी चीज कह रहे हो आप ऐसा बोलोगे, हाँ
आप जो भी चीज कह रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहो। ऐसे नहीं कि आप क्लासरूम का मैनेजमेंट चाहते हो और जो भी बंदे बोल रहे हैं चाहे आप ही बोल रहे हो, आप बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो। क्या हो? बिल्कुल क्लियर नहीं हो। आप जो भी बोल रहे हो स्पष्ट नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल क्लियर ही नहीं बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी डाउटफुल में हो। चाहे ये हो सकता है कि आप अपनी बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आपकी जो स्पीड है बोलने की कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, इसके वजह से भी क्या होगा, आप क्लियरिटी के साथ वहां पे बोल नहीं पा रहे हो। तो चाहते हो क्लासरूम का मैनेजमेंट रहे, इसके लिए क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी चीज कहा जा रहा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन ये, अभी कल मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था कि जब आप डिस्टेंस लर्निंग का यूज करते हो, क्या डिस्टेंस लर्निंग में आपको जब वीडियो वगैरह दिखाया जाता है, आपको पिक्चर वगैरह दिखाया जाता है, तो वहां पे आप कौन सा टीचिंग एड, कौन सा यूज करते हो, कौन सा एड यूज करते हो वहां पे? क्या वहां पे आप ऑडियो यूज करते हो? क्या वहां पे एनिमेशन यूज करते हो? क्या आप उसको दिखाने के लिए वीडियो यूज करते हो, या फिर आप उसको दिखाने के लिए सिमुलेशन यूज करते हो? क्या करते हो? सिमुलेशन। क्या करते हो ये आप इसको? रहेगा सर, डी रहेगा क्या क्या है इसका? डी होगा सर। जब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप चाहते हो पिक्चर वगैरह दिखाना चाहते हो वीडियो, तो आप उसके थ्रू से दिखाते हो, आप उसको वीडियो के थ्रू से दिखाते हो। किसके थ्रू दिखाते हो? आप उसको वीडियो के थ्रू। आप इसमें क्या कर सकते हो? आप ऑडियो भी दिखा सकते हो और वीडियो भी दिखा सकते हो। तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? हम करते हैं वीडियो। इसके माध्यम से जो पिक्चर वगैरह दिखाते हैं, तो इसमें यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस लर्निंग लाइव प्रोग्राम। आप लाइव, जो डिस्टेंस लर्निंग आपका लाइव चल रहा है, तो आप पिक्चर वगैरह दिखाओगे तो आप सिमुलेशन वगैरह बहुत कम आता है। आप वहां पे कौन यूज करोगे? मेन वीडियो यूज करोगे। क्यों? इसमें आपका ऑडियो भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है, जिससे हमारे दो ऑर्गन एक साथ काम करेंगे और जो आपकी लर्निंग है सबसे बेस्ट होगी। क्या होगी? लर्निंग आपकी सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें आपसे दो ऑर्गन काम करते हैं। विजुअल कितना करता है आपका? 75 करता है। ऑडियो कितना करता है आपका? 13 करता है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो सही हो जाएंगे आपके 88। यानी जब ऑडियो और विजुअल दोनों आप अपने टीचिंग में यूज करोगे तो आपका जो लर्निंग होगा सबसे बेस्ट होगा। तो हम और पिक्चरों का दिखाने के लिए क्या करेंगे, वहां पे वीडियो और यूज कर लेंगे, वीडियो पिक्चर के माध्यम से। कि जब अभी 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 क्लास चल रही है तो हम आपको दिखाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हेलो वीडियो। हाँ मैम। सर फिर सिमुलेशन में क्या आता है ये हेलो बताओ एक बार फिर। गौरव सर, सिमुलेशन का तब क्या होगा? सिमुलेशन में तो चीजों को कनेक्ट करना होता है। जैसे आप सीएससी वाले इसका बेटर जानते हैं, इसका पूरी तरह से मुझे क्लियर नहीं है इसका। गौरव ठीक है। सिमुलेशन में क्या, गौरव एक मिनट, सिमुलेशन में क्या होता है, जैसे एक मशीन होती है सिमुलेटर। मान ले जैसे आपको अपने स्टूडेंट्स को वेल्डिंग सिखानी है, तो होता क्या है कि जैसे पहले आपने वेल्डिंग की थ्योरी बता दी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब मान ले से कोई वेल्डिंग कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं कि उसको कुछ इंजरी हो सकती है। तो क्या होता है कि पहले उनको सिमुलेटर पे प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। तो सिमुलेटर क्या होता है, मतलब जो एक रियल टाइप का एक्सपीरियंस आपको देता है उसे बोलते हैं सिमुलेटर। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, जो एयरप्लेन या आपके जहाज, जो आपके एयरप्लेन वगैरह के फ्लाई वो होते हैं, फाइट वो होते हैं, जो मतलब कि कैप्टन वगैरह होते हैं, जो वो होते हैं ना, जो मतलब कि उड़ाते हैं जहाज वगैरह। तो उनको क्या होता है कि अब मान लो उनको सीधे जहाज उड़ाने के लिए दे दिया, तो जहाज तो वगैरह तो काफी महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, पहले सिमुलेटर पे प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। तो सिमुलेटर का मतलब यहीं पे यही है कि मतलब जहाँ पे आपको एक सिमिलर टाइप की मशीन वगैरह दे दी जो बिल्कुल आपको रियल टाइम का एक्सपीरियंस देगी, मतलब जो बिल्कुल आपको वैसे एक्सपीरियंस देगी जो लगभग एक्चुअल में होता है, तो उसे बोलते हैं सिमुलेटर। क्लियर है? सिमुलेटर का और अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं इसमें। सीएससी में अगर देखा जाता है एक तरह से टॉपिक है, वहां पे उसका थोड़ा सा मीनिंग आपका अलग दिया हुआ है। अगर इसमें बात करें अगले वाले क्वेश्चन में, तो अगले वाला क्वेश्चन ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो इंटरनेट किस लिए यूज करता है आपके लिए? इंटरनेट आप किसके लिए यूज करता है? एक इंस्ट्रक्टर इंटरनेट का प्रयोग किसके लिए करता है? क्या आपको नोट्स बांटने के लिए करता है, अपने दोस्तों से बात करने के लिए करता है, अपने जीवन की योजना बनाने प्लानिंग करने के लिए करता है, या अपने घर की रिपेयरिंग करने के लिए करता है? किसके लिए इंटरनेट का ज्यादातर यूज करना चाहिए इंस्ट्रक्टर को? किसके लिए करना चाहिए? ए होना चाहिए। क्या होगा इसका? ए होगा सर। ठीक है। तो क्या करता है, अपने ट्रेनिज को, जो भी स्टूडेंट है उनको क्या कर सकता है, नोट्स बांटने के लिए क्या कर सकता है, इंटरनेट का यूज कर सकता है वो। ठीक है। बाकी और ये जो पर्सनल काम है, पर्सनल काम के लिए तो उसको हो नहीं रहा। अभी वो इंस्टीट्यूट में है तो उसको क्या चाहिए कि अपने जो इंटरनेट का यूज किसके लिए करे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। वो नेट के माध्यम से अपने ट्रेनिज को नोट्स वगैरह दे सके। अगला क्वेश्चन देखते हो। एक मिनट। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूँ
कि लीडरशिप, हाँ ये वाला लीडरशिप से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी मैं लीडरशिप का जो चैप्टर पढ़ा रहा था अच्छे से बताया था उसमें। इसमें क्या ये क्वेश्चन भी कराया था उसमें कि आपके जो लीडरशिप होते हैं क्या निम्नलिखित विशेषता लीडरशिप में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत समूह द्वारा वर्णित किया जाता है। यानी कि लीडरशिप का ऐसा कौन सी लीडरशिप है जो उनके बीच में एक ग्रुप में एक सामाजिक के रूप में वर्णित किया जाता है, बात होता है उसमें, तो क्या चीज होगा इसका, कौन सी लीडरशिप होगा? डी होगा सर, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको दो चीज बताया था, एक दिन उसमें बताया था ऑटोक्रेटिक था, एक दूसरा था आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या था, आप एक दूसरे से मिल के आप उनसे डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। यानी कि जो फैसला लोगे आप सिंगल नहीं लोगे उसमें, जो आपके जो नीचे काम करने वाले हैं आप उनसे एक बार पूछोगे, उनकी राय लोगे। यानी क्या होगा, दोनों के बीच में एक तरह से सामाजिक क्या होगा, बातचीत चलेगी उनसे कि जो भी निर्णय राष्ट्र में निकलेगा उस निर्णय पे क्या लास्ट में क्या जाएगा, फैसला वगैरह लिया जाएगा। तो क्या है, इंटरपर्सनल है, क्या एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पारस्परिक एक दूसरे से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो हमारा किस में आएगा, ये इंटरपर्सनल लक्षण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में आ जाएगा आपका। क्लियर है इसका? क्योंकि सामाजिक रूप में हो रहा है, एक दूसरे से मिलके कर रही है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक का सर अभी तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हो आप, इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए ट्रेनिज और जो आपके इंस्ट्रक्टर है यहाँ से होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए? आप चाहते हो एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हो काम करने के लिए, तो जो आपके ट्रेनिज है और आपके जो इंस्ट्रक्टर है कहाँ से होना चाहिए? क्या आपके ग्रामीण से होना चाहिए, क्या आपके शहरी से होना चाहिए, या फिर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके से होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से होना चाहिए आपके? बहुत सर, दोनों सी ऑप्शन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों शहरी होंगे या फिर गांव से ही होंगे, दोनों हो सकते हैं। आपके शहर भी से हो सकते हैं और गांव से भी हो सकते हैं, रूरल भी हो सकते हैं, आपके अर्बन भी हो सकते हैं। क्लियर है? गांव से भी हो सकते हैं और शहर से भी हो सकते हैं। इसका कोई और नहीं है कि गांव से ही होंगे या फिर शहर से होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें शायद मैं भी बहुत कंफ्यूजन था इसमें क्वेश्चन के लिए। इसमें आपसे ये पूछ रहा कि कंप्यूटर एड, ठीक है, कंप्यूटर एड लर्निंग इज द विच मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। यानी कि आप क्या चाहते हो, कंप्यूटर की सहायता से आप चाहते हो कि आप लर्निंग को कर सको। क्या चाहते हो आप, कंप्यूटर की सहायता से चाहते हो कि लर्निंग कर सको। तो उसके लिए आप चाहते हो कि आपका जो एक तरह से टीचिंग है, ठीक है, क्या कैसा बन रहा है, बिल्कुल जॉयफुल यानी कि आनंदमय बना रहा है। तो इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? क्या हम इसको बुक के नाम से जानेंगे, प्रोग्राम के नाम से जानेंगे, स्ट्रेटेजी के नाम से जानेंगे, या फिर जो या टॉय या फिर खिलौना के नाम से जानेंगे? तो क्या चीज होगा इसका? आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर के साथ लर्निंग करना चाहते हो, और लर्निंग करने के साथ साथ चाहते हो बिल्कुल आप इंटरेस्ट भी लो और एक तरह से खुश भी रहो। तो क्या ये आपकी रणनीति है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी ये आपकी रणनीति है, ये प्रोग्राम नहीं है आपका। आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो और एक तरह से खुश भी रह रहे हो, ताकि ये रणनीति है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से क्या कर रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, आप खुश भी हो और इंटरेस्ट भी ले रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लास में जब आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के साथ पढ़ाया जाता है तो क्लास में कम से कम कितने ट्रेनिज होने चाहिए, कितने होने चाहिए? जब आप 35, तो आप चाहते हो ना, क्लास में पढ़ते हो तो हमेशा 20-30 से ज्यादा ही बच्चे होने चाहिए, तभी आप ओवरहेड से पढ़ाते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये 35 भी मेंशन होगा, तो चाहते हो कम से कम क्लास में ज्यादा बच्चे हो, 30 तो प्लस करके हो ही हो, कि जब भी आप ओवरहेड प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाओगे। 5-10 बच्चों के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करना भी सही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो कम से कम थोड़े से अच्छे बच्चे रहेंगे, 25-30 बच्चे ऊपर रहेंगे, तो फिर पढ़ाने में भी सही रहता है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, शायद ये स्टैंडर्ड है 35 इसका, एक स्टैंडर्ड होता है ना हर चीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हर टीचर जो होता है, चाहे आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। इसमें सबसे ये पूछ रहा कि टीचर की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी इसमें से नहीं है। तो इसमें से टीचर की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या चीज होगा उसका? क्या उससे छात्रों की आपके एक तरह से जो विशेषता है, विशेषज्ञ है, उसके बारे में उसको बढ़ाने के लिए उसकी जिम्मेदारी है? क्या वो छात्र जो ट्रेनिंग वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को, उनके उत्साह को और बढ़ाना है? या फिर वहां पे जो झगड़ा हो रहा वो चाहे मैं भी झगड़ा में भाग लूं और मैं भी झगड़ा को बढ़ा दूं, क्या उसे ये करना चाहिए? या फिर जो ट्रेनिंग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उनको रचनात्मक उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए? तो क्या चीज होगा इसका, जो उनका एक सी होगा सर, डिबेट में। सी हाँ,
तो वहां पे अगर क्लास में झगड़ा वगैरह हो रहा, वाद विवाद हो रहा, तो उनको एक तरह से सुलझाना चाहिए, उनमें भाग लेके एक तरह से उनको बढ़ाना नहीं चाहिए कि भाई तू लड़ रहा है, एक काम करता हूँ मैं भी तेरे टीम में आ जाता हूँ, मिलकर लड़ाई करेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये चीज इंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना तब इसका जवाब देना। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा कि जो आपके क्या होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, कार्यकर्ता, जो भी आपके वर्कर वगैरह हैं, जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, ठीक है, वर्कर हैं, तो क्या करते हैं, समय समय पर अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग समय पे क्या करते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो हमारा जो वर्किंग होता है, ये कौन से वर्किंग में आएगा, कौन से जॉब डिजाइन में आएगा, ये कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, तो कौन से जॉब डिजाइन में आएंगे वो, उस जॉब को हम क्या कहेंगे कि अलग अलग टाइम को अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या हमको उसको कहेंगे जॉब सिंप्लीफिकेशन कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, जॉब में वृद्धि कहेंगे, फिर या फिर हम बोलेंगे जॉब रोटेशन कहेंगे, या फिर लास्ट में कहेंगे उसका जॉब, लास्ट वाला तो इसका क्या होगा, फिर इसका जॉब एनरिचमेंट हो जाएगा इसका। कोई और बताएगा इसका क्या होगा? थोड़ा थोड़ा सा समझो, और किसी ने काम किया होगा तो उसे अच्छे से बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका क्या होगा फिर। हाँ मैम, क्या होना, क्या हेलो होगा सर, इसका, कार्यावर्तन, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, और कोई राय इसका नहीं हो सकता? हाँ मैम, कोई और बताएगा क्या होगा? नहीं सर, मुझे तो और नहीं पता। पता नहीं सर, ठीक। कंफर्म। हाँ, अब देखो, क्या मैं हल्का से एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो आप कंपनी में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, अभी आपको एक मशीन पे लगाया गया, आपको वहां पे पूरे दिन लगाया गया, तो आप एक ही काम कर रहे हो, पर आपको अगर क्या करते हैं, वहां पे आपकी रोटेशन को अलग अलग किया जाता है। वहां पे सपोज करो 4-5 मशीनें हैं, कुछ टाइम के लिए आपको इस मशीन पे लगाया गया काम करने के लिए, कुछ टाइम के लिए वहां से आपको हटा दिया गया, वहां पे काम खत्म हो गया तो आपको दूसरे मशीन पे लगा दिया गया काम करने के लिए, वहां पे काम खत्म हो गया तो आपको तीसरे मशीन पे लगा दिया गया काम करने के लिए। यानी क्या हो रहा, आपके अलग अलग समय आपको अलग अलग काम दिया जा रहा है करने के लिए। यानी क्या हो रहा, आपको एक तरह से रोटेशन किया जा रहा है, वहां से क्या किया जा रहा है, आपका रोटेशन किया जा रहा है। यानी कभी इस ब्लॉक में आपको दूसरे ब्लॉक में भेजा जा रहा है, उस ब्लॉक से आपको अगले ब्लॉक में भेजा जा रहा है, यानी कि आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपको काम दिया जा रहा है। तो कौन से किस में आएगा आपका, कौन से जॉब डिजाइन में आएगा आपका, जॉब रोटेशन में। क्यों, आपको एक तरह से रोटेट किया जा रहा है कि आप इस टाइम पे यहाँ पे काम कर रहे हो, थोड़ा सा आपका वहां पे काम हो गया तो आपको बदल के कहीं और भेज दिया जाएगा, आप वहां पे काम कर लो, यहाँ पे काम खत्म हो गया आपको रोटेशन कर दिया गया, आपको कहीं और भेज दिया गया, यानी आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका, जॉब रोटेशन। क्लियर है? इसका एनरिचमेंट नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा सर। रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग चीज करते हैं, इसको एक तरह से बढ़ावा देना हो गया ना ये। जो बाकी ऑप्शन है वो समझाना जरा। बाकी ऑप्शन तो आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन, इससे कह रहा है कि आप जॉब नॉर्मली आप जहां पे कर रहे हो उसका मतलब ये होगा कि आप जॉब, एक तरह से जॉब डिजाइन कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग समय पे अलग अलग काम करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन यूज करोगे, यानी जॉब सिंप्लीफिकेशन। आप जहाँ पे एक तरह से काम कर ही रहे हो तो वहां पे आपको तो हटाई नहीं जा रहा, आपको एक मशीन पे लगा दिया गया, आपको एक तरह से बोल दिया कि आप इसी केबिन में काम करोगे, ये काम करोगे आप। तो आप एक तरह से क्या है कि आप एक तरह से वहां पे काम किए जा रहे हो, तो आपका किस में आ जाएगा ये, आपके आ जाएगा इसमें जॉब सिंप्लीफिकेशन में, क्या आप वहां पे कर रहे हो। अब देखो दूसरे वाले में क्या है, जॉब में वृद्धि। तो आपको अगर जॉब में अगर वृद्धि कर दिया जाए, आपका इनलार्जमेंट कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अलग अलग समय पर अलग अलग काम करने के लिए आप डिजाइन वगैरह किया जा रहा है। तो आपकी जॉब में वृद्धि हो रही है, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका जो अच्छे काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो एक तरह से ये भी सही नहीं है, पर हमारा क्वेश्चन ये कुछ अलग कह रहा है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इस पोजीशन को, इस जॉब को हम किस नाम से जानेंगे, तो हम इसको किस नाम से जान जाएंगे, जॉब रोटेशन के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग रोटेट किया जा रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फिर हम अलग चूज कर सकते थे इसमें। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आप वर्कशॉप में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वर्कशॉप में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, वर्कशॉप में प्रैक्टिस करने के लिए आप इसमें से क्या कर रहे हो, अलग अलग आप उपकरण यूज कर रहे हो, आप अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हो, आप डिजाइन यूज कर रहे हो। तो उसमें क्या चीज शामिल है, उसमें आपका कार्यशाला में, वर्कशॉप में प्रैक्टिस करने के लिए आप टूल्स और डिजाइन स्टेप कौन कौन सा यूज करोगे वहां पे, आप क्या होगा इसका? हाँ मैम, क्या होगा इसका?
आप किसी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जॉब वर्कशॉप में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वहाँ पे एक तरह से टूल्स का यूज कर रहे हो, अब डिजाइन स्टेप कौन कौन सा यूज कर रहे हो, कौन कौन सा उसमें इन्वॉल्व रहेगा, और डिजाइन करते समय कौन कौन सा आप स्टेप लोगे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जब काम कर रहे हो तो आप मेटल वर्क भी करोगे वहाँ पे, ठीक है, आप वहाँ पे कारपेंट्री का भी काम भी करोगे, क्योंकि वर्कशॉप में तो आपका सब होता है ना, ओवरऑल होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक तरह से आपको फील्ड नहीं दिया जाता, आपका ओवरऑल उसमें सब आ जाता है, वो डिपेंड सर करता है इसमें डी हो जाएगा। कैसा वर्कशॉप है, और आप अभी इलेक्ट्रिकल टूल्स भी आप यूज करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दिस, आप वर्कशॉप में सारे टूल्स वगैरह स्टेप वगैरह आप यूज करोगे वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि आप चाहते हो कि आपका जो लेसन प्लान है बिल्कुल बेस्ट हो, तो इसमें क्या चीज शामिल नहीं होगा, तो क्या चीज इसमें शामिल नहीं होगा। आप चाहते हो आपका लेसन प्लान बिल्कुल बेस्ट हो, तो इसमें क्या चीज शामिल नहीं होगा, तो क्या चीज शामिल नहीं होगा इसमें, यानी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि लेसन प्लान में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा इसका। क्या वहां पे आपकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी है, यानी जो आप जो सिखा रहे हो उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। आप जो लेसन प्लान है, आप पहले वहां पे सबसे पहला हमारा नियम यही तो कहता है, पर्पस का नियम, कि जब तक आप उसको उद्देश्य के बारे में बताओगे नहीं, आपका सीखने वाला सीखेगा नहीं। तो लेसन प्लान का सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है। उसके बाद दूसरा आपका लर्निंग एक्टिविटी, तो लर्निंग एक्टिविटी तब करोगे आप जब सिखा रहे हो, तो बिना एक्टिविटी के आप अपना जो टारगेट है, आपका जो टारगेट आपसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। लर्निंग का आपका जो ये एक्टिविटी है, ये तीसरा स्टेप होता है हमारा। कौन सा स्टेप होता है हमारा, ये तीसरा स्टेप होता है। पहला होता है क्रिएट नीड्स, आप नीड इकट्ठा करते हो, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको नीड करते हो, एक तरह से क्रिएट करते हो अपने नीड को। दूसरा हमारा कौन सा है, ग्रेटर इन्फॉर्मेशन, आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप एक तरह से पता करते हो। तीसरा हमारा है एक्टिविटी, और चौथा हमारा गोल अचीव, यानी सबसे पहले आप नीड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो, फिर तीसरे नंबर पे क्या आप एक्टिविटी करते हो, और चौथा क्या आप अपने गोल को प्राप्त कर लेते हो। तो लर्निंग के लिए 4 स्टेप होते हैं, तो आप एक्टिविटी भी करोगे। तीसरा क्या है, आप जो ट्रेनिंग को पढ़ा रहे हो, तो हम चौथा स्टेप कौन सा यूज करते हैं, चौथा यूज करते हैं एवोल्यूशन या फिर टेस्ट। तो हम उसको असेसमेंट के नाम से भी आकलन करते हैं, हम ट्रेनिंग का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और चौथा स्टेप क्या है, स्टूडेंट लर्निंग, यानी छात्रों का लर्निंग क्या है, ये चीज आप वहां पे एक तरह से आपके लेसन प्लान में नहीं आएगा। आप पढ़ाओगे तो बाद में इसका होगा नहीं होगा, पर ये चीज का अंदर इन्वॉल्व नहीं है। पर आपके लेसन प्लान में आप उद्देश्य के बारे में बताओगे, एक्टिविटी भी रहेगी, और उनको आकलन भी करोगे आप, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या है, स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट तो आपका इसमें लर्निंग का कोई हिस्सा नहीं है लेसन प्लान में, ये वो अपना अलग करेंगे, पर इसका हिस्सा नहीं है लेसन प्लान का। लेसन प्लान का हिस्सा आपको ऑब्जेक्ट बताए, आपको एक्टिविटी कराए और आपको जांचे, पर आपका ये लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग का इसका लेसन प्लान का हिस्सा नहीं है, आपको खुद करना है, ये लेसन प्लान से इसका मतलब नहीं है। क्लियर है इसका? यस सर। यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। स्टेप भी मैंने बता दिया, 4 स्टेप होते हैं आपके लर्निंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आप इसमें से कौन सा प्रोजेक्टर इक्विपमेंट यूज नहीं करते हो अपने टीचिंग में चाहे ट्रेनिंग में, कौन सा है जो यूज नहीं करते हो आप टीचिंग में चाहे ट्रेनिंग में, कौन सा है इक्विपमेंट, प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है जो आप ट्रेनिंग में चाहे टीचिंग में यूज नहीं करते हो, कौन सा है? क्या वहां पे आप हाँ, क्या वहां पे ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। कार्टर सर। हाँ, क्या वीडियो कैमरा यूज नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। क्या वहां पे एलसीडी प्रोजेक्टर यूज नहीं करते हो? आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है। पर वहां पे टेप रिकॉर्डर वगैरह ये हम बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। बाकी ओवरहेड प्रोजेक्टर भी यूज करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर भी यूज करते हैं, वीडियो कैमरा भी यूज कर लेते हैं, पर टेप रिकॉर्डर बिल्कुल ना के बराबर होता है इसका यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र जो आपके छात्र होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड, तो उनका लर्निंग अप्रोच किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, किससे होगा इसका? जो आपके ट्रेनिज है क्या है, इंडिपेंडेंट है, और उनका जो अप्रोच है लर्निंग अप्रोच किससे रिलेटेड होगा? क्या वो आपका निर्माणवादी होगा, या आपके स्किल बेस्ड अप्रोच होगा, आपके फॉर्मल अप्रोच होगा, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होगा? क्या होगा इसका? इसमें सर सी होगा, औपचारिक। क्या होगा इसका? औपचारिक दृष्टिकोण। कोई बताएगा इसका क्या होगा? तो इसका होगा आपका स्किल बेस्ड अप्रोच। क्या होगा? स्किल बेस्ड अप्रोच। कोई समझाएगा इसका स्किल बेस्ड अप्रोच क्या होगा? प्रेम सर? नहीं पता सर। कोई और?
कोई भी? हेलो? तो आप जिससे क्या इसमें पहले कह रहा इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, यानी जो आपके स्टूडेंट है क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर वो स्किल सीखना चाह रहे तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना, ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस वगैरह ज्यादातर किसमें करते हो, किसमें आता है आपका, स्किल बेस में आता है। किसमें आता है? स्किल बेस में। आप चीजों को खुद करके सीखते हो। क्या करते हो? खुद करके सीखते हो, डूइंग द्वारा। जब आप खुद करोगे तो आप चीजों को जो आप अप्रोच वहां पे यूज कर रहे हो, तो हमारे किसमें आता है? स्किल बेस अप्रोच में आ जाता है वहां पे। बाकी इसका पूरा डिटेल्स अभी मुझे पूरा कंफर्म नहीं पता इसका, ठीक है। बाकी जितना बता दिया इतना इसके लिए सफिशिएंट है बिल्कुल समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन में आपसे ये इसमें आपसे ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से जो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आपका व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन का लाभ नहीं है, आपका इसका एक तरह से लाभ नहीं है। हाँ, तो क्या चीज है इसका? जब आपके, हाँ अभी आपके समय क्या हो रहा, आप एक होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन, एक होता है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें आपसे ये पूछ रहा वोकेशनल जो एजुकेशन होता है उसका कौन सा आपका बेनिफिट नहीं है, उसका क्या आपका लाभ नहीं है, तो क्या चीज होगा? क्राइम रिडक्शन। हाँ, तो हम वोकेशनल जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका क्या होगा? ABCD। शिल्पी मैम क्या होना चाहिए इसका? हाँ सर, ये होगा। बिल्कुल। तो क्राइम रिडक्शन से कोई मतलब नहीं, अपराध में कमी हो ना हो, इसका उतना मतलब नहीं है। इसका तो मतलब क्या है कि आपको एक तरह से एजुकेटेड करना, ठीक है। आपको क्या करना है? एजुकेटेड करना। और आपके लेबर मार्केट के परिणाम के बारे में आपको बताएगा, ये कर्मचारी की आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी ये भी बताएगा आपको। और फिल्म परफॉर्मेंस यानी कि आपके क्या फर्म परफॉर्मेंस यानी कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का प्रदर्शन वगैरह के बारे में बताएगा। यानी कि जो इन्वायरमेंट वगैरह है आपके, यानी कि जो हम इंटरप्रेन्योर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में ज्यादा आपको नॉलेज देगा। पर अपराध वगैरह क्राइम वगैरह है तो इससे इसका उतना कोई रिलेटेड वगैरह रिलेशन नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके आपके जो कंटेंट है, कैसा कंटेंट, जो आपके सब्जेक्ट से कंटेंट है कि प्रत्यक्ष रूप से उसकी पहचान करता है, आपको जो कंटेंट है उसके डायरेक्ट वो आइडेंटिफिकेशन करता है। तो क्या चीज है जो आपके कंटेंट का, आपके विषय वस्तु का डायरेक्ट क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है, डायरेक्ट पहचान करता है। तो क्या चीज है वो? लेसन प्लान का पहला स्टेप अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। उसका क्या होगा कि जो भी आपका कंटेंट है आप डायरेक्ट उसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। किसके माध्यम से कर सकते हो? अभी मैंने बताया आपका ऊपर। लेसन प्लान का पहला स्टेप क्या होता है? विषय वस्तु, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। लॉजिस्टिक्स। तो इसका क्या होगा आपका? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि सबसे पहले हमारा जब लेसन प्लान आप देते हो तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य होता है वही चीज होता है। अगर उद्देश्य अगर बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो विषय वस्तु है, ठीक है, जो आपका कंटेंट है, यानी जो आप कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हो वो चीज क्या चीज है। डायरेक्ट आपका आइडेंटिफिकेशन कंटेंट का कौन करता है? आपका जो आप उद्देश्य बताते हो, जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका लक्ष्य होता है, वो चीज आपका ये बता देगा कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या होगा? इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी होगी आपकी ऑब्जेक्टिव, कि आप जो उद्देश्य बता रहे हो उस उद्देश्य, सबसे पहले यही तो होता है हमारा कि हम लेसन प्लान जब यूज करते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा प्रिपरेशन। वहां पे हम कौन सा नियम यूज करते हैं? हम वहां करते हैं लॉ ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य का नियम। तो उद्देश्य का नियम हमें यही बताता है हमारा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम बच्चों को उद्देश्य बताएंगे। जब उन्हें चीज से पता चल जाएगा क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो अपना एफर्ट दिखाएंगे पढ़ने के लिए। जब उन्हें पता ही नहीं है जो उन्हें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो उन्हें कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। क्यों? जो चीज हमारे लिए यूजफुल होता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं सीखने के लिए। तो जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं होता हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पर्पज हमें उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। क्लियर है इसका? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इनमें से कि इनमें से निम्नलिखित में से आप क्या करते हो? आपका जो लेसन प्लान हो बिल्कुल बेस्ट हो। क्या हो? लेसन प्लान बेस्ट हो, यानी कि अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए जो आपका टीचर है, टीचर की जो प्लानिंग है सिखाने के लिए, वो कौन सी प्रक्रिया लिखनी चाहिए। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए जो आपका इंस्ट्रक्टर को योजना के पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए, तो कहाँ पे लिखते हैं वो लेसन प्लान में? क्या आपके शुरुआत में लिखेगा, आपके बॉटम में लिखेगा, इसके सेंटर में लिखेगा, या फिर कंप्लीट होने के बाद में लिखेगा? तो सिखाने की प्रक्रिया उससे कब होनी चाहिए?
स्टार्टिंग में, बॉटम में, सेंटर में कब होनी चाहिए। आप एक टीचर आपका लेसन प्लान दे रहा है बिल्कुल बेस्ट, ठीक है, तो उसके 4-5 स्टेप है ना आपके, प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, टेस्ट है, इवोल्यूशन है। तो उसके स्टेप में कौन से स्टेप में जो आपके किससे रिलेटेड होगा, आपके लर्निंग से आपको सिखाने की कोशिश करेगा वो स्टार्टिंग में शुरुआत किस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, जिसमें आप शुरुआत में होगा। शुरुआत में होगा, किस में होगा, पहले आप प्लानिंग करते हो ना, उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हो, फिर एप्लीकेशन देते हो, फिर टेस्ट देते हो। फिर ये आपसे पूछे जो लर्निंग अप्रोच है, लर्निंग अप्रोच आपकी कब होगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, बॉटम में होगी, सेंटर में होगी, कब होगी। तो हम किस में करेंगे, सेंटर कब करेंगे इसको, सेंटर में करेंगे, बॉटम में करेंगे, बॉटम मतलब नीचे, कब करेंगे प्रेम सर। नहीं पता है। तो हम इसका करते हैं सेंटर में, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि सबसे पहले उन्हें पर्पज बताते हैं, उनको ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उनका टारगेट क्या है, जो उन्हें समझाया जा रहा है उनके लिए यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। तो सबसे पहले उनको मोटिवेट किया जाएगा। मोटिवेट करने के बाद एक तरह से उनका ध्यान आपके सामने आ गया पढ़ने में, तो फिर आप उन्हें क्या करोगे, उनका पर्पज बताओगे, क्या आप जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। तो ये चीज आपने बता दिया, तो फिर आपने क्या करा, एक तरह से लेसन प्लान आपने बताना शुरू कर दिया। फिर बीच में क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन। आप वहां पे आप बताते हो चीजों को, जोड़ जोड़ के बताते हो। क्या करते हो, चीजों को एसोसिएशन का नियम आप वहां पे लगाते हो, यानी एक चीज को दूसरे चीज से आप कनेक्ट करते हो, चीजों को समझाते हो। तो ये चीज किसमें होता है आपका, बॉटम में, सेंटर में होता है। किसमें होता है आपका, सेंटर में होता है। तो हम जब लेसन प्लान देते हैं तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो लर्निंग प्रोसेस हमारा किसमें आता है, सेंटर में आता है। किसमें आता है, सेंटर में आता है। और लास्ट हमारा किसमें आता है, लास्ट में आप टेस्ट लेते हो। क्या करते हो, टेस्ट लेते हो। क्लियर है। अब बॉटम में क्या आ जाएगा, जो बॉटम में नीचे, इसमें आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। क्या करते हो, वहां पे प्रैक्टिस कराते हो। क्या कराते हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कराते हो बॉटम वाले में। स्टार्टिंग में क्या करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, और लास्ट में, यहाँ पे लास्ट वाले में क्या करते हो, उनका टेस्ट लेते हो, उनके लेवल की जांच करते हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहां को सिखा रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ आपने सिखा दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, तीसरे पे सिखा दिया अपना। यहाँ पे आपने क्या किया, जो सेंटर यहाँ पे आपने सिखाया, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में क्या किया आपने, उनको मोटिवेट किया। और बॉटम में क्या किया, बॉटम में उनका एक तरह से प्रैक्टिस कराया। क्या कराया आपने, एप्लीकेशन किया, प्रैक्टिस किया। और जो लास्ट वाला है, कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपने क्या किया, उनको टेस्ट ले लिया। क्या कर लिया, टेस्ट ले लिया, सबसे लास्ट वाला स्टेप। तो सेंटर में क्या करते हैं हम, हमको लर्निंग प्रोसेस होता है, हमको सिखाते हैं वहां पे। क्लियर है। यस सर। तो आज, हाँ, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाइम भी हो गया, 5 बज गए। ठीक है। किसी को डाउट आज की क्लास में तो हो सकता है वो।